13 नवंबर 2025 सुबह सुबह जब कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो अचानक ही उनकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। दरअसल उस चीज को कुत्तों के झुंड ने घेर रखा था। जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे उसे देखकर उन सब के हाथ पांव सून पड़ गए। दरअसल वहां पर एक महिला का शव पड़ा था जिसे कुत्ते बुरी तरीके से नोच रहे थे। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह थी कि शव पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह शव पूरी तरीके से निर्वस्त्र था, जिसे देखकर राहगीरों की हालत खराब हो गई। इसके बाद तत्काल उन सब ने मिलकर इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को दी। पुलिस की टीम दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि पहले उस महिला के साथ दरिंदगी की गई और इसके बाद उसे मारकर सड़क के किनारे फेंक दिया गया। लेकिन जब जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी और इसके बाद जिस बात का खुलासा हुआ उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपका रोम रोम सिहर जाएगा और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कानून का रक्षक ही कानून का भक्षक कैसे हो सकता है। एक ऐसी घटना जिसे जानकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए और सब लोग बार बार इस बात को लगातार सोच रहे थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की है। हमीरपुर के ही एक हाईवे पर एक अज्ञात महिला का शव था जिसे कुत्ते बुरी तरीके से नोच रहे थे। राहगीरों ने उसे देखकर इसकी सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन को दी। पुलिस की टीम उस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेती है और इसके बाद फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए संबंधित हॉस्पिटल में भेज देती है और इसके बाद फिर जांच की प्रक्रिया नए सिरे से आरंभ हो जाती है। हालांकि उस शव के पास ऐसा कोई भी चीज बरामद नहीं हुआ था, चाहे हम मोबाइल फोन की बात करें, चाहे हम किसी आइडेंटिटी प्रूफ की बात करें, जिससे इस बात की पुष्टि हो जाए कि वो महिला कहां की रहने वाली थी और जिससे इस बात की भी पुष्टि हो जाए कि आखिरकार उस महिला के साथ हुआ क्या था। शुरुआती जांच में साफ लग रहा था कि पहले उस महिला के साथ दरिंदगी की गई और दरिंदगी करने के बाद उसे ऐसे ही हाईवे के किनारे बड़े ही बेरहमी से फेंक दिया गया और उसकी उस अवस्था को देखकर, चूंकि कुत्ते उसके शव को बड़े ही बुरे तरीके से नोच रहे थे, उस महिला के हाथ में कलावा बांधा हुआ था, साथ ही उसके पैर में बिछुआ, जो महिलाएं आमतौर पर शादी होने के बाद पहनती है। इस बात से साफ साफ इस बात की पुष्टि हो रही थी कि वो महिला विवाहित थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार एक अज्ञात महिला का शव, वो भी हाईवे के किनारे, उस अवस्था में मिलना, निर्वस्त्र अवस्था में मिलना, वो अपने आप में पुलिस के लिए एक सवालिया निशान था। पुलिस की टीम लगातार इस पूरे घटनाक्रम को बड़े ही बारीकी से जांच पड़ताल कर रही थी। तमाम तरह के जो भी जांच की प्रक्रियाएं थी वो पुलिस अपने स्तर से लगातार कर रही थी। आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। अपने मुखबिर तंत्र को भी पुलिस एक्टिव करती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा कुछ इससे संबंधित चीजों को वो निकाल नहीं पाती है। लेकिन पुलिस को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि उस महिला के हाथ में बांधा हुआ लाल रंग का कलावा और उस महिला के अंगूठे में चांदी का एक बिछिया, जो कि महिलाएं आमतौर पर शादी के बाद पहनती है, यही दोनों चीज उस महिला के शिनाख्त में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला था। पुलिस इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी। पुलिस ने आसपास के गांवों और संबंधित थानों में उस शव की तस्वीरों को सर्कुलेट किया और सर्कुलेट करने के बाद जल्दी इस बात की जानकारी हो गई कि आखिरकार वो महिला कौन थी। उस शव की पहचान 30 वर्षीय मोहबा जिले की रहने वाली किरण देवी के रूप में हो गया। जैसे ही इस बात की जानकारी किरण देवी के परिवार में हुई, सबका रो रो के बुरा हाल था। सब लोग ये सोचने लगे कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। पोस्टमार्टम के बाद उस शव को परिवार वालों को सौंप दिया गया। चूंकि उस शव की पहचान तो हो चुकी थी, इसलिए पुलिस अब पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरे जोर शोर के साथ संबंधित घटना की गुत्थी को सुलझाने में लग गई। पुलिस ने सबसे पहले उस महिला के कॉल डिटेल निकाले, उस महिला का लास्ट लोकेशन भी ट्रेस किया और साथ ही हाईवे के नजदीक जितने भी टोल प्लाजा थे, उस टोल प्लाजा के सारे सीसीटीवी फुटेज को बड़े ही बारीकी से खंगाला गया। इस मामले को सुलझाने के लिए, इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस की कई टीम कह सकते हैं, पुलिस की कई टीम अलग अलग भागों में बंटकर लगातार काम कर रही थी ताकि जल्द से जल्द संबंधित घटना को अंजाम देने वाले शख्स की पहचान हो सके और उसकी गिरफ्तारी हो सके। आखिरकार ढेर सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस के सामने एक फुटेज आई। टोल प्लाजा की एक फुटेज में वो महिला किसी व्यक्ति के साथ एक कार में साफ दिखाई दे रही थी और इस फुटेज की सबसे अच्छी बात यह थी कि उस गाड़ी का नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद उस नंबर से पुलिस ने तत्काल उस
कार को ट्रेस करना, उस गाड़ी को ट्रेस करना शुरू किया, जिससे इस बात का पता चल गया कि वो कार किसी देवेंद्र कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड था और देवेंद्र कुमार मृतक महिला के गांव का ही रहने वाला था। इसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी के ऑनर, उस गाड़ी के मालिक देवेंद्र कुमार को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ करना आरंभ करती है। और इसके बाद देवेंद्र यह कहता है कि दरअसल 12 नवंबर को शाम अंकित कुमार यादव नाम का एक शख्स जो कि कवई थाने में दरोगा के पद पर तैनात है, वही उसका गाड़ी लेकर गया था। अब जैसे ही पुलिस को अंकित कुमार के बारे में पता चला, पुलिस ने तत्काल इसकी तलाशी शुरू कर दी और जल्द ही अंकित कुमार पुलिस की पकड़ में भी आ गया। इसके बाद पुलिस ने अंकित कुमार यादव को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की और अंकित कुमार ने एक ऐसी दर्दनाक घटना को सामने रखा जिस घटना को जानने के बाद वहां मौजूद लोगों के साथ साथ पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आज से कुछ समय पहले किरण की शादी सीआरपीएफ जवान विनोद सिंह के साथ हुई थी। दोनों का शादीशुदा जीवन पूरी तरीके से ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक ही इन दोनों के संबंध खराब होने लगे। आए दिन इन दोनों के बीच बात बात में झगड़े होने लगे, लगातार इन दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा। आखिरकार जब किरण इन सब से तंग आ गई, तब उसने मजबूर होकर अपने ससुराल वालों के विरुद्ध घरेलू हिंसा के साथ साथ दहेज उत्पीड़न का भी एक केस कवई थाने में दर्ज कर दिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उस कवई थाना के जो दरोगा थे अंकित कुमार यादव, उन्हें इसकी जांच की जिम्मेवारी सौंप दी गई। जिसके बाद जांच के दौरान जो अंकित कुमार थे वो कई बार किरण से संपर्क किए। जाहिर सी बात थी कि केस था और केस को लेकर बहुत सारी चीजों को जानना होता है, जिसको लेकर अंकित कुमार के द्वारा लगातार कई बार जब उन्हें जरूरत होता अपने जरूरत के हिसाब से वो किरण को कॉल करते। इसी बीच धीरे धीरे इन दोनों के बातचीत का सिलसिला फोन पर ही बढ़ने लगा। बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ा तब इन दोनों में फिर दोस्ती हुई और यही दोस्ती धीरे धीरे आगे चलकर प्यार में बदल गया। लेकिन किरण के इस दोस्ती और प्यार को लेकर किरण के परिवार वालों को बिल्कुल भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी बेटी या फिर उनकी बहन थाने के जो इंचार्ज हैं, जो दरोगा हैं, अंकित कुमार के साथ लव के अफेयर में कनेक्ट हो गई है। इस बात से घर वाले बिल्कुल भी अनजान थे और इधर जब भी मौका मिलता ये दोनों एक दूसरे के साथ लंबे समय तक वक्त बिताने लगे और यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन फिर 12 नवंबर 2025 की शाम को अंकित और किरण ने घूमने का प्लान बनाया, जिसके बाद अंकित ने अपने परिचित देवेंद्र कुमार से यह कहकर गाड़ी की चाबी मांगी कि वह किसी निमंत्रण में जा रहा है और जल्द ही वापस आ जाएगा। देवेंद्र से गाड़ी लेकर अंकित सीधा किरण के पास पहुंच गया और किरण को उस गाड़ी में बिठाकर वहां से सीधा हमीरपुर की ओर निकल जाता है। देवेंद्र कुमार इस बात से बिल्कुल भी अनजान थे कि अंकित कुमार के द्वारा जो गाड़ी मांगा जा रहा है वो किसी निमंत्रण में जाने के लिए नहीं, बल्कि किरण को अपने गाड़ी में बिठाकर अय्याशी करने के लिए वो दरोगा उनसे गाड़ी का चाबी मांग रहा है। देवेंद्र को अगर इस बात की जानकारी पहले होती तो वो अपना गाड़ी कभी भी उस दरोगा को, उस अंकित कुमार को नहीं देते। हमीरपुर जाते समय इन दोनों की तस्वीर टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। वहां जाने के बाद दोनों कुछ समय के लिए उस गाड़ी से उतरकर मौघा इलाके में रुके और वहीं पर उतरकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। लेकिन बातों ही बातों में किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच बहस शुरू हो गया और अंत बहस इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को मारने और पीटने लगे। जिसके बाद गुस्से में आकर अंकित कुमार ने गाड़ी में रखी एक लोहे की रड निकाली और किरण पर अचानक ही हमला बोल दिया, जिसके बाद किरण की सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अंकित ने महिला के पहचान को छुपाने के लिए उस महिला को बिना कपड़े के ही एक खेत में फेंक दिया और वहां से बड़े ही आसानी से यह सोचकर फरार हो गया कि पुलिस उसे कभी भी नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन कहा गया है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आरोपी कुछ ना कुछ ऐसे सबूत जरूर छोड़ देता है जिस सबूत के बेस पर ही पुलिस उस तक पहुंच जाती है और वह बड़े ही आसानी से पकड़ा जाता है। और यहां भी ठीक ऐसा ही हुआ। कॉल हिस्ट्री, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन ने इस पूरे घटना की गुत्थी बड़े ही आसानी से सुलझा दिया। पुलिस ने आरोपी अंकित को अपने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद संबंधित साक्ष्य और एविडेंस जुटाए और इसके बाद उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ और इसके बाद फिर वहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। और लोगों को इस बात का उम्मीद भी है कि कानून अपना काम निष्पक्षता से करेगी और आरोपी अंकित को सजा सुनाएगी। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं,
किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है और आपको यह बताना भी है कि आम पब्लिक की हम क्या ही बात करें। जब कानून का रक्षक ही कानून का भक्षक हो जाए तो फिर हम न्याय की उम्मीद किससे करें। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।